कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आइए आज चलिए लघु कथा लेखन में प्रवीण प्रवासी भारतीय हिंदी लेखिका अनीता कपूर जी के लेखन संसार में आज सुनिए उनकी लिखी 3 लघु कथाएं। पहली लघु कथा का शीर्षक है बेटी। किरण और देवकी दोनों एक ही ऑफिस से सेवानिवृत्त हुई थीं। पूरी जिंदगी दोनों में अच्छी मित्रता रही। फिर अपनी अपनी व्यस्तताओं के चलते मिलना भी कम हो गया था। देवकी, क्या हुआ तुम्हारे उस फ्लैट का जो तुमने रिटायरमेंट के मिले पैसों से खरीदा था? मुझे याद है उसकी तो कुछ वर्षों की किस्त भी तो बाकी थी ना। क्या वो सब चुकता हो गया? यह प्रश्न पूछते हुए किरण मन ही मन खुश थी कि आज देवकी अच्छी जिंदगी जी रही है। वो जानती थी कि देवकी ने कैसे अकेले दोनों जिम्मेदारियां निभाई थीं। देवकी जानती थी कि अपार्टमेंट थोड़ा महंगा था और उसके लिए देवकी ने उसी को बैंक के पास गिरवी रख कुछ लोन भी ले लिया था। यही सोचकर कि उसकी पेंशन और बेटे की अच्छी सैलरी से मिलकर जल्द ही लोन खत्म कर देंगे। फिर यह सुंदर सा फ्लैट अपना हो जाएगा। कुछ दिन तो बेटा किश्त देने में या यूं कहूं कि फ्लैट के लालच में मां को रोटी खिलाता रहा। फिर एक दिन अचानक देवकी का बेटा कहने लगा, मां, मैं बैंक की किश्त में आपको मदद तब करूंगा जब आप यह फ्लैट मेरे नाम पर कर देंगी और अपना नाम हटा लेंगी, वरना आप जाने और आपका लोन। वो यह जानता था कि उसका नाम तो फ्लैट की रजिस्ट्री में है ही और मां मेरे साइन के बिना इसे बेच नहीं पाएंगी। और तो और उसने लोन के फॉर्म भरते समय मां को बिना बताए किश्त वापसी के लिए मां के पेंशन अकाउंट को जोड़ दिया था, जिससे किश्त भरने की सारी जिम्मेदारी मां पर आ जाती है। बेटा इतने समय से बिना आर्थिक मदद के मुफ्त में उस फ्लैट में अपने परिवार के साथ रह रहा था। किश्त चुकाने के चक्कर में देवकी के पास कभी पैसा बैंक में जुड़ नहीं पाया था, पर उसके मन में एक विश्वास था कि उसका बेटा जरूरत में उसका साथ देगा। यह बताते बताते देवकी रो पड़ी थी। फिर देवकी, तूने कैसे संभाला और अब तू कहाँ रहती है? देवकी बोली, मैंने बैंक में जाकर एक महिला अधिकारी जो संयोग से वहां नई मैनेजर की पोस्ट पर आई थी, उसको सारी समस्या बताई। उसने मेरी इतनी मदद की जो मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी। मेरी किस्त बंद करवाकर फ्लैट को बैंक द्वारा जब्त करवा कुर्की कर उसे थोड़े से कम दामों में कहीं और बिकवा दिया। हालांकि इस सारे हिसाब किताब में मुझे तो कोई खास नहीं मिला। अब मेरी पेंशन मेरी है और मैं एक वृद्धाश्रम में हूँ और खुश हूँ यह सोचकर कि मेरा दुख सहमित्रों के मुकाबले काफी कम है। किरण ने पूछा, और बेटा वो कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। शर्मिंदा हूँ, शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी होगी। मैं हर वक्त भगवान का धन्यवाद करती हूँ और उस बैंक मैनेजर की शुक्रगुजार हूँ कि वो देवी रूप में मेरे सामने थी। आज वो ही मेरी बेटी है। समाज की सच्चाई दिखाते इस लघु कथा के अंत के बाद अगली लघु कथा सुनिए, विसर्जन। अंकल जी नमस्ते, आप यहाँ कैसे? आज मैंने सैनी अंकल को बहुत दिनों बाद अचानक यूं देखा तो आगे बढ़कर बुलाए बिना रहा नहीं गया। मैंने इस वर्ष गणेश जी घर में बैठाए थे और पूजा की सामग्री लेने आई थी। अमेरिका में मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर है बस यह पूजा की दुकान, जहां सब तरह का सामान मिल जाता है। सैनी अंकल, आप बहुत उदास दिख रहे हैं आज। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी, सब ठीक ही है। उनकी उदासी और अकेलापन उनके चेहरे से साफ पढ़ा जा सकता था और मैं तो वैसे भी उनके बारे में पहले से जानती थी। पत्नी से तलाक हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं। दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि बेटे की शादी पर भी बेटे और पत्नी ने उन्हें नहीं बुलाया था। बेटे के इस बर्ताव से उनका दिल टूट गया था। अंकल जी, आप भारत क्यों नहीं वापस लौट जाते? वहां भी तो आपके कुछ दोस्त हैं ना। शायद उनके साथ वक्त बिताकर आपका अकेलापन दूर हो जाए। बेटी,
वृद्धावस्था में अकेलेपन का चेहरा एक जैसा ही हो जाता है, चाहे कोई भी देश हो। वे सब भी उतने ही अकेले हैं। यह कहते कहते उनका चेहरा दर्द से ऐंठने सा लगा। मैं सोच में पड़ गई कि उन्हें कैसे सांत्वना दूं। कुछ देर चुप रहकर अंकल सैनी बोले, सारा परिवार तो इधर है, बिछड़ने के बाद भी कभी कभार इधर उधर दूर से देखने को मिल जाता है। फेसबुक पर भी उनको मैंने ढूंढ लिया है। यहाँ सरकार वृद्धों के लिए खास सहूलतें देती हैं, तो लगता है हम जैसे अकेले बुजुर्ग यहाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं। बात करते करते मैंने अपनी खरीदारी पूरी कर ली थी। अंकल जी अक्सर यहाँ के स्थानीय मंदिर में भी जाते रहे हैं। वहाँ भी मेरी उनसे अक्सर नमस्ते हो जाती थी। उस समय उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति ही दिखती थी। मेरे मुंह से अनायास कुछ शब्द ऐसे निकले जिसको सुनकर उनको जैसे जीने के लिए कोई मकसद मिल गया था। मैंने कहा, अंकल सैनी, जैसे मैं गणेश जी का कल विसर्जन कर रही हूँ, इसी विश्वास के साथ कि मेरी सारी विपदाएं गणपति बप्पा ने हर ली हैं और वो मुझे आने वाले साल के लिए आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, वैसे ही आप हर रोज मंदिर में अपनी सेवा देकर अपने अकेलेपन का विसर्जन कर दीजिए। काले बादल छंटने लगेंगे। इस मार्मिक लघु कथा के अंत के बाद आज की आखिरी लघु कथा सुनिए, जिसका शीर्षक है गर्व। मम्मी जी, आप तन्वी को हमेशा अनदेखा क्यों करती हैं? है तो वो बच्ची ही और हमेशा वो आपकी तरफ एक आस से देखती है। अचानक आपके व्यवहार में बदलाव क्यों हुआ? सविता ने गौर किया। कुछ दिनों से तन्वी गुमसुम सी रहने लगी थी। पहले तो सविता अनदेखा करती रही, पर एक दिन उसे गोदी में बिठाकर पुचकारते हुए पूछा, तन्वी मेरी बच्ची, तुम इतनी चुप और गुमसुम क्यों रहने लगी हो? क्या सोचती रहती हो? सविता का बस इतना पूछना था कि तन्वी रोकर बोली, मम्मा, जब आप ऑफिस चली जाती हो तो आपके पीछे दादी मुझे बहुत डांटती हैं, प्यार नहीं करती और भूख लगने पर जल्दी से खाना भी नहीं देती। वो आपकी जैसी क्यों नहीं हैं? तन्वी की इस बात से सविता का दिल कचोट उठा। उसने किसी तरह से तन्वी को बहला फुसलाकर उसका ध्यान दूसरी बातों में लगाकर वे सोचने लगी कि कैसे मम्मी जी से इस बारे में पूछा जाए। सविता का मन बड़ा विचलित था। वो जानती थी कि मम्मी जी के दिल में क्या चलता रहता है। शादी के कुछ वर्षों तक भी वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी। सब इलाज करने के बाद, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि सविता कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए उन्होंने तन्वी को गोद लिया था। मम्मी जी के लिए बच्चा गोद लेना परेशानी नहीं बना, वरन एक लड़की को गोद लेना उनको पसंद नहीं आया था। वो एक लड़के को ही गोद लेना चाहती नहीं थी। खैर, किसी तरह से यही नियति है को स्वीकार कर कि सविता कभी मां नहीं बन सकती, उन्होंने तन्वी से समझौता कर उसको प्यार भी देने लगी थी। पर 5 दफा उनके चेहरे पर आई हुई शिकायत की लकीरें मैं अब पहचानने लगी थी। तन्वी के अकेलेपन को देखते हुए सविता और उसके पति ने एक और बड़ा फैसला ले डाला। वे एक और अनाथ बच्ची गोद ले आए थे। बच्ची के साथ घर में घुसते ही मम्मी जी के दिमाग की संकीर्णता ने जैसे ही दूसरी बच्ची को देखा तो भारत वापस जाने का फैसला कर लिया। कहा, जब मैं इतनी पराई हो ही गई हूं तो यहां किस लिए रहूं? तुमने एक बार भी मुझसे पूछना उचित नहीं समझा? तुरंत सविता के पति ने कहा, मम्मी जी, आप गुस्सा छोड़ो और बैठो, मैं आपको सारी बात समझाता हूं। जब हम शिशु गृह में बच्चा लेने गए थे तो यह कतई नहीं जानते थे कि वहां भाग्य से यही बच्ची हमारी गोद में आएगी। एक दिन पहले ही इसके माँ बाप अपने ड्रग्स लेने की आदत के चलते इस बच्ची को शिशु गृह में छोड़कर भाग गए थे। मम्मी, आपने ही तो हमें समझाया है कि हर बच्चा ईश्वर की देन है। लड़का तो सभी चाहते हैं, पर लड़की को पालना और उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को ढूंढकर जीवन में आगे बढ़ाना ही सही मायने में असली कन्यादान है। हमें ईश्वर ने आज इतना सशक्त और सामर्थ्यवान बना दिया है कि अगर आप हमारा साथ दें और अपनी संकीर्ण सोच बदल लें तो हम समाज में एक संदेश भेज सकते हैं।
हमें बेटियों को इतना आत्मविश्वासी बनाना है कि वे एक अच्छी जिंदगी जी पाएं। वैसे भी मम्मी जी, आजकल बेटे ही पराया धन होते हैं। बेटियां तो सदैव ही माँ बाप की होती हैं। मम्मी जी ने अपनी कोख पर गर्व महसूस करते हुए झट से दोनों बेटियों को गले लगा लिया। उनके चेहरे पर आज अलग ही चमक थी। अभी आपने अनीता कपूर जी द्वारा लिखी 3 लघु कथाएं सुनी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी और कहानियों के साथ। धन्यवाद।